हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। जैसा कि आप जानते हैं कि नीट 2020 की जो एग्ज़ाम है वो फिक्स हो चुकी है, दैट इज़ 26 जुलाई। अगर आप नीट 2020 या फिर नीट 21 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। हम इसमें आज से एक नई यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, 12th क्लास की फर्स्ट यूनिट, दैट इज़ रिप्रोडक्शन। और उसमें क्या, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जो कि पहला चैप्टर है। आप लोगों को पता है ये यूनिट जो है नीट में कितना मायने रखती है, कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नीट के लिए। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और हम इस लेक्चर के थ्रू क्या है, जो कुछ भी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग होगा हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलेंगे। एनसीईआरटी की लाइनें पढ़ेंगे कि एनसीईआरटी में क्या क्या मेंशन है। जो एनसीईआरटी का तो एक पॉइंट छोड़ना ही नहीं है हमको। और आपको ये भी पता है कि इस यूनिट से कुछ क्वेश्चन जो हैं वो एक्स्ट्रा मतलब बाहर से आ जाते हैं, ठीक है ना, एनसीईआरटी से बाहर से आ जाते हैं। तो हम उनकी भी बात करेंगे, बिल्कुल जीरो से चलेंगे। और जितनी भी इसके अंदर कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेज हैं उनको सिंपल बनाने की कोशिश करेंगे। आपको ये नहीं लगेगा कि ये मैंने पढ़ा नहीं है। आप जब नीट एग्ज़ाम में बैठोगे तो अगर रिप्रोडक्शन से आपको कोई क्वेश्चन दिखेगा तो आपके माइंड में रहेगा कि हाँ मैंने ये पढ़ा है। आपके अंदर मोटिवेशन रहेगा और उससे आपको जो एग्ज़ाम करने की मोटिवेशन भी आएगी। और फिज़िक्स में जो प्रॉब्लम्स हो जाती है, कई बार क्या करते हैं हम डायरेक्ट फिज़िक्स से स्टार्ट कर देते हैं, तो हमारा मोटिवेशन, अगर एक क्वेश्चन गलत हो जाता है स्टार्टिंग में तो मोटिवेशन कम हो जाता है। तो आप बायो से पेपर स्टार्ट करें और जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन स्टार्टिंग में करोगे, सही क्वेश्चन करोगे, तो उतना आपका मोटिवेशन बढ़ेगा और उतने अच्छे से आप क्वेश्चन को एनालाइज कर पाओगे और अच्छे तरीके से उसको फिल कर पाओगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की नई यूनिट, दैट इज़ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन होती क्या है एक्चुअल में, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन क्या होती है। रिप्रोडक्शन का मतलब, री का मतलब क्या होता है, अगेन। ध्यान से सुनना, एक एक वर्ड ध्यान से सुनना कि इसका जो बायोलॉजी है ना, बायोलॉजी क्या वर्ड्स अगर आप पकड़ जाते हो तो बायोलॉजी कुछ भी नहीं है आपके सामने, ठीक है ना, बहुत ही जी वे में समझ में आ जाएगी। री का मतलब क्या होता है, अगेन। और प्रोडक्शन का मतलब डेवलपमेंट, ठीक है ना। मतलब किसी भी एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें दोबारा किसी का डेवलपमेंट हो रहा है, किसी का विकास हो रहा है, कोई चीज़ डेवलप हो रही है, तो ये मतलब होता है रिप्रोडक्शन का, ठीक है ना। रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है अपने यंग वन को प्रोड्यूस करता है। यंग वन कौन है, दैट इज ऑफस्प्रिंग। उसकी जो ऑफस्प्रिंग है, उसके जो बच्चे हैं, उसको प्रोड्यूस कर रहा है, दैट इज सिमिलर टू इटसेल्फ। सिमिलर का मतलब क्या है यहाँ पे, याद रखना ये वर्ड बहुत कंफ्यूजिंग है। कई बार क्या आ जाता है एग्जाम में क्वेश्चन के अंदर, इसकी जगह पे आइडेंटिकल आ जाता है। वो अलग चीज़ है, आइडेंटिकल एक अलग चीज़ है, सिमिलर एक अलग चीज़ है। तो याद रखना, सिमिलर नहीं, जो ऑफस्प्रिंग होगी ना वो पेरेंट के सिमिलर होगी, नॉट आइडेंटिकल, याद रखना। और आइडेंटिकल किस में होगी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आइडेंटिकल होगी, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बिल्कुल भी आइडेंटिकल नहीं होगी। इसलिए क्या है, रिप्रोडक्शन के अंदर सिमिलर टर्म यूज की गई है, नॉट एन आइडेंटिकल टर्म यूज की गई है, ठीक है ना। तो याद रखना, रिप्रोडक्शन इज ए प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस यंग वंस, मीन्स ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ, जो उसके जैसी होगी। उसके जैसे सिमिलर का मतलब क्या होता है, सिमिलर का मतलब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर कोई ह्यूमन है तो वो ह्यूमन को ही प्रोड्यूस करेगा, ना कि किसी डॉग को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना। और डॉग है तो वो डॉग को ही प्रोड्यूस करेगा, ना कि किसी एलिफेंट को प्रोड्यूस करेगा। तो समझ रहे हो ना, एक इंसान का बच्चा इंसान ही हो सकता है, एक कुत्ते का बच्चा कुत्ता ही हो सकता है, एक हाथी का बच्चा हाथी हो सकता है, ठीक है ना। ये नहीं है कि इनके आप जैसे कि हाथी का बच्चा एक कुत्ता बन गया, कुत्ते जैसा दिखने लगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। सिमिलर टर्म इसीलिए यूज की गई है कि जो रिप्रोडक्शन है उसके अंदर जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगी वो उसके सिमिलर होगी, उसके पेरेंट के सिमिलर होगी, ऑफस्प्रिंग के पेरेंट के सिमिलर होगी, ठीक है ना। अब सेकंड पॉइंट में क्या है, रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर कंटिन्यूएशन। ये वर्ड जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कंटिन्यूएशन। कंटिन्यूएशन का मतलब क्या होता है, परपेचुएशन।
परपेचुएशन क्या होता है, जो अपने जनरेशन को आगे तक लेके जाए, मतलब उसकी कंटिन्यूएशन बनी रहे, ठीक है ना। जैसे कि एक पेरेंट है, वो एक उसकी जनरेशन होगी, फिर उसके आने वाले जो बच्चे होंगे, ऑफस्प्रिंग होगी, उसकी जनरेशन, फिर उससे उसके बच्चे होंगे, उसकी जनरेशन, मतलब एक कंटिन्यूएशन के अंदर चलती रहती है। परपेचुएशन का मतलब जो अपने लाइफ को, मतलब अपनी जनरेशन को आगे लेके जा रहे हैं, अपने वंश को आगे बढ़ा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड परपेचुएशन। और परपेचुएशन का मतलब होता है कंटिन्यूएशन, ठीक है ना। परपेचुएशन का मतलब ही कंटिन्यूएशन है, याद रखना। एंड मेंटेनेंस ऑफ ए स्पीसीज इन द बायोस्फीयर, एक स्पीसीज को वो मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। मेंटेन का मतलब वो एग्जिस्ट रहती है वहाँ पे, ठीक है, जिससे कि सरवाइव करती रहे आगे। अगर एक पेरेंट है, वो उसकी कुछ ना कुछ लाइफ स्पान होगी, तो वो रिप्रोडक्शन के थ्रू क्या है, उसकी जो पीढ़ी आएगी, जनरेशन आएगी, फिर उसकी भी कोई ना कोई रिप्रोडक्शन के थ्रू उसकी भी कोई जनरेशन आएगी। तो मतलब उस स्पीसीज को मेंटेन करना, कंटिन्यू करना, ठीक है ना। बायोस्फीयर पे, बायोस्फीयर आपको पता ही है, ये मैंने इकोलॉजी के अंदर करवा दिया है, मैंने इकोलॉजी सीरीज और स्टार्ट कर रखी है, आप चाहे तो वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, इसेंशियल प्रोसेस है। अगर एक और चीज़, बोर्ड में क्वेश्चन फंक्शन से भी आ जाए ना, यहाँ इस एसेंशियल की जगह पे फंक्शनल आ जाए, तो भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, सेम थिंग है, ठीक है ना, एक ही बात है। तो एसेंशियल आ जाए या फिर फंक्शनल आ जाए, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, ये याद रखना बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। ओके, अब जो रिप्रोडक्शन है, कई बार क्या होता है, देखो, जब हमें अपनी जनरेशन कंटिन्यू करनी है, रिप्रोडक्शन के थ्रू कंटिन्यू होती है वो, ठीक है। अगर किसी ऑर्गेनिज्म की स्लो पावर जो है, कैपेबिलिटी जो है रिप्रोडक्शन करने की, वो स्लो है, ठीक है, तो वो मतलब ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाएगी वो स्पीसीज। उस स्पीसीज के अंदर जो ऑर्गेनिज्म है वो ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और एक दिन एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो स्लो प्रोसेस जिसके अंदर होती है, जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाती, और जिसके अंदर अच्छी कैपेबल है वो रिप्रोड्यूस करने के लिए, स्लो प्रोसेस नहीं है। स्लो प्रोसेस का मतलब, कहने का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा धीमी गति से चलना। एक बात आती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके अंदर बहुत तेज़ी से रैपिडली जो रिप्रोडक्शन करते हैं ऑर्गेनिज्म, है ना, विद इन फ्यू सेकेंड्स, फ्यू मिनट्स, फ्यू आवर्स, फ्यू डेज, तो वहाँ पे जो रेट है रिप्रोडक्शन को अलग होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो स्लो प्रोसेस होती है, उस वे में मत लेके जाना कि स्लो प्रोसेस है, कि जैसे कि एक ह्यूमन के मान के चल लो, ह्यूमन की जो प्रोसेस रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है 9 मंथ की होती है ना, 9 मंथ में एक ऑफस्प्रिंग आती है। तो ऐसे स्लो प्रोसेस के नहीं, जो मतलब कि अपने लाइफ में एक दो बार ही रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, कंप्लीट लाइफ में एक दो बार रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, उस ऑर्गेनिज्म की हम बात कर रहे हैं। तो अगर उस स्पीड से वो रहे, उतनी कम स्पीड से वो रहे, तो वो जो स्पीसीज है वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी। एक्सटिंक्ट का एक रीज़न रिप्रोडक्शन भी है। स्लो रेट जो होता है रिप्रोडक्शन का, कैपेबल ना कर पाना रिप्रोड्यूस करना, तो वो एक्सटिंक्ट हो जाती है स्पीसीज, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम किसकी, लाइफ स्पैन की, ठीक है। इंट्रोडक्शन तो हमने देख लिया कि रिप्रोडक्शन होता क्या है, क्यों ज़रूरी है, स्लो रेट होने से क्या हो जाएगा, एक्सटिंक्ट रिप्रोडक्शन जो है, एक्सटिंक्ट का किस टाइप से, किस वजह से रीजन बनता है ना। तो हम बात करते हैं इसमें लाइफ स्पान के बारे में। लाइफ स्पान के बारे में आप सभी जानते होंगे। लाइफ स्पान क्या होती है, एक अंतराल होता है जन्म से लेके मृत्यु तक। जो प्राकृतिक मृत्यु होती है ना, नेचुरल डेथ होती है, जो जन्म से लेके बर्थ टू द नेचुरल डेथ पीरियड जो होता है, द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड लाइफ स्पान, ठीक है ना। जन्म से लेके नेचुरल डेथ तक का जो पीरियड होता है, जो अंतराल होता है, उसको हम लाइफ स्पान बोलते हैं, ठीक है। हर ऑर्गेनिज्म का अपना अपना लाइफ स्पान होता है। हर ऑर्गेनिज्म वेरी करते हैं लाइफ स्पान में, ठीक है ना, याद रखना। हर ऑर्गेनिज्म, इंसान का अलग रहेगा, पेड़ का अलग रहेगा, पेड़ में भी अलग अलग पेड़ जो हैं उनका अलग रहेगा, हैं।
और जो छोटे छोटे जीव होते हैं उनका अलग लाइफ स्पान है, सबका लाइफ स्पान वेरी करता है, ठीक है ना। अब स्टेजेस क्या है इसकी, 4 स्टेजेस में ये डिवाइड है, आप सभी जानते होंगे 4 स्टेजेस में डिवाइड है। देखो फर्स्ट है ज्वाइनलिटी। ज्वाइनलिटी जो टर्म है वो इंग्लिश वर्ड है, ज्वाइनाइल जो टर्म होती है, जो वर्ड है वो इंग्लिश वर्ड है, ठीक है ना कि कोई बायोलॉजी का वर्ड। इंग्लिश वर्ड है तो इसका मतलब क्या होता है, यंग, ठीक है ना। तो कहते हैं ना कई बार जो छोटे बच्चे होते हैं जो मतलब कि यंग एज के होते हैं, तो वो क्या है क्राइम कर दे कोई, तो वहाँ उनके लिए एक अलग डिपार्टमेंट होता है, जुवेनाइल डिपार्टमेंट होता है, जो जुवेनाइल कोर्ट होता है, जो उनको जो क्राइम करते हैं जो कोर्ट उनको संभालता है, ठीक है ना, हैंडल करता है। तो जुवेनाइल वर्ड जो है इंग्लिश वर्ड है, ना कि एक बायोलॉजी का वर्ड है ना। जुवेनिलिटी का मतलब हो गया यंग, ठीक है ना। इस स्टेज में क्या होता है, ड्यूरिंग दिस स्टेज ऑर्गेनिज्म डेवलप, वो डेवलप कर रहा होता है, रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी को डेवलप कर रहा होता है, रिप्रोडक्शन करने के लिए वो डेवलप हो रहा होता है अंदर से, ठीक है ना। जो प्यूबर्टी की जो एज है ना 13 to 14 होती है, 13 to 16 होती है गर्ल्स के अंदर, है ना, और 16 to 18 ये बॉयज़ के अंदर। तो वो जो प्यूबर्टी वाली एज है जब जहाँ से वो रिप्रोड्यूस के लिए कैपेबल हो जाता है, रिप्रोडक्शन करने के लिए कैपेबल हो जाता है, उससे पहला जो फेज होता है, उससे पहला जो मतलब एक तरीके से बचपन वाला चाइल्डहुड वाला जो फेज है ना, उसको हम जुवेनिलिटी बोलते हैं। इस एज में क्या कर रहा होता है, वो ग्रोथ कर रहा होता है। आपने मेटाबॉलिज्म का नाम तो सुना ही होगा, हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती रहती हैं, बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती रहती है। अगर हम उन सभी केमिकल रिएक्शंस को आपस में जोड़ दें, उनके सम को हम मेटाबॉलिक रिएक्शन बोलेंगे और उस फिनोमेना को हम मेटाबॉलिज्म बोलेंगे। 2 टाइप का होता है, एक एनाबॉलिक होता है, एनाबॉलिज्म, और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में क्या हो रहा होता है, जो सिंपलर सब्सटेंस है वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, सिंथेसिस हो रही होती है, ठीक है ना। और कैटाबॉलिज्म में ब्रेक डाउन हो रहा होता है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का सिंपलेस्ट सब्सटेंस के अंदर। तो जो बचपन वाला फेज है ना, उसमें एनाबॉलिक जो रेट है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। रेट जो है जुवेनाइल के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस का रेट जो हाई होता है, ग्रोथ फेज ज़्यादा होता है, सिंथेसिस ज़्यादा होती है, कैटाबॉलिक रिएक्शंस कम होती है एज़ कम्पेयर टू एनाबॉलिक रिएक्शंस, ठीक है ना। तो इस वजह से क्या है, उसमें सिंथेसिस होती रहती है और वो डेवलप कर रहा होता है अपने आप को, किसके लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, किसके लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। याद रखना, दैट इज कॉल्ड जुवेनिलिटी फेज। सेकेंड आता है मैच्योरिटी। मैच्योरिटी का मतलब होता है प्यूबर्टी, ठीक है ना। जो जुवेनाइल के बाद का जो फेज होता है वो प्यूबर्टी होता है, और जिसे हम मैच्योरिटी भी बोल देते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम रिप्रोडक्टिव फेज भी बोल देते हैं, मैच्योरिटी को हम रिप्रोडक्टिव फेज भी बोल देते हैं, और जुवेनाइल फेज को हम प्री रिप्रोडक्टिव फेज बोल देते हैं, ठीक है। तो इस रिप्रोडक्टिव फेज में और मैच्योरिटी या फिर प्यूबर्टी में क्या होता है, इसमें वो रिप्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देता है। रिप्रोडक्शन बिगिंस ड्यूरिंग दिस स्टेज। याद रखना, रिप्रोडक्शन इस प्रोसेस में, इस फेज के अंदर स्टार्ट हो जाता है, और वो अपनी जनरेशन को कंटिन्यू कर सकता है, परपेचुएट कर सकता है, ठीक है ना, कैपेबल हो जाता है अपनी स्पीसीज़ को मेंटेन करने के लिए, ठीक है ना, अर्थ पे एग्जिस्ट कराने के लिए, ठीक है। ये था मैच्योरिटी। अब थर्ड आता है क्या, एजिंग एंड सेनेसेंस। ध्यान से समझने की कोशिश करना, एजिंग एंड सेनेसेंस। सेनेसेंस का मतलब पता है आप लोगों को क्या होता है, सेनेसेंस का मतलब होता है मैडनेस, थोड़ा सा पागलपन, मैडनेस होता है इसका मतलब। और यहाँ पे लिखा हुआ है एजिंग इज प्रोग्रेसिव डिटेरियोरेशन इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। डिटेरियोरेशन का मतलब, डिटेरियोरेशन का मतलब क्या होता है, डिटेरियोरेशन का मतलब डिस्ट्रक्शन। आपने एल्जाइमर डिजीज़ का नाम तो सुना ही होगा, जिसमें क्या है, नर्व्स जो है डैमेज होने लग जाती है, नर्वस सिस्टम डैमेज होने लग जाता है, डिजनरेट होने लग जाता है, ठीक है ना। तो वो क्या है, एक एजिंग का ही एक पार्ट है, एक तरीके से कह सकते हैं। एल्जाइमर डिजीज़ अगर यंग एज में हो रही है, वो एक डिजीज़ की फॉर्म में आ रही है, बट जैसे एज बढ़ती जाती है, जैसे ही जो कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो किसकी तरफ जाता है, एजिंग एंड सेनेसेंस, मतलब बुढ़ापे की तरफ जाता है। यंग एज से, मैच्योरिटी से बुढ़ापे की तरफ जब वो जाता है, तो उसकी जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस, मेटाबॉलिज्म जो है, उसमें कैटाबॉलिज्म तो बढ़ जाता है और एनाबॉलिज्म कम हो जाता है।
याद रखना इस जो मेटाबॉलिज्म है वो एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, एक डेफिनेट करेक्टर है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ये आपने +1 क्लास में पढ़ लिया होगा फर्स्ट चैप्टर के अंदर, ठीक है ना। तो इससे यहाँ पे कनेक्ट करके देखिए इस टर्म को, मेटाबॉलिज्म को। हमने जोनलिटी के अंदर कनेक्ट किया था जिसमें एनाबॉलिक प्रोसेस जो है इंक्रीज हो रही थी और कैटाबॉलिज्म प्रोसेस कम थी, मतलब एज कम्पेयर टू एनाबॉलिज्म, ठीक है। एनाबॉलिज्म ज़्यादा हो रहा था और कैटाबॉलिज्म कम हो रहा था। और जो रिप्रोडक्शन मैच्योरिटी वाला फेज है उसमें दोनों प्रोसेस बराबर में चलते हैं, इक्वल अमाउंट में चलती हैं, ठीक है ना। और एजिंग एंड सेनेसेंस में क्या हो जाता है, एनाबॉलिज्म कम हो जाता है और कैटाबॉलिज्म जो प्रोसेस है वो बढ़ जाती है। तो इससे क्या होता है, और दूसरी बात उसमें जब ये कैटाबॉलिज्म बढ़ जाएगी और इसमें मेटाबॉलिज्म जो प्रोसेस है वो थोड़ी सी धीमी गति से हो जाएगी। अब एनाबॉलिक सिंथेसाइज तो कुछ हो ही नहीं रहा भाई, जो हम खा रहे हैं बस, या फिर जो अंदर है वो डाइजेस्ट हो रहा है, मतलब एक तरीके से कैटाबॉलिक हो रहा है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो ब्रेक डाउन कर रहे हैं, सिंपलर में कन्वर्ट हो रहे हैं, है ना। एक चीज़ तो ये मेटाबॉलिक रिएक्शन से कनेक्ट है जो एजिंग एंड सेनेसेंस में। अब सेनेसेंस को हम मैडनेस टर्म क्यों बोलते हैं, देखो जैसे हम बुढ़ापे में चले जाते हैं तो धीरे धीरे से याददाश्त कम होनी चली जाती है, वो एक तरीके से बचपन वाला जो पीरियड वो आ जाता है, देखने को हमें मिलता है कि जो कई बार ओल्ड पर्सन होते हैं ना जिनकी एज बहुत ज़्यादा होती है 50 से अबव, 60 से अबव जो होती है, 65 से अबव, तो वो क्या होते हैं उनकी आदत थोड़ी सी कम हो जाती है। दूसरा वो बच्चों के जैसा बिहेव भी करने लग जाते हैं, ठीक है ना। वो इसी कंडीशन की वजह से कि उसमें कैटाबॉलिज्म ज़्यादा होने लग जाता है और एनाबॉलिज्म कम होने लग जाता है। और इसी वजह से इस टर्म को, बुढ़ापे वाले जो टर्म है उसको हमने क्या बोला है, सेनेसेंस, ठीक है ना। सेनेसेंस इज ए प्रोग्रेसिव डिटेरियोरेशन इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब धीरे धीरे उसमें डिस्ट्रक्शंस होते रहते हैं, है ना, नर्व्स डैमेज होती रहती है, नर्वस सिस्टम डीजनरेट होता रहता है। इस वजह से याददाश्त कम होती चली जाती है, रिएक्शंस कम होती चली जाती हैं, स्लो डाउन मेटाबॉलिक रिएक्शन कम होती चली जाती है, उनकी स्पीड जो कम हो जाती है, एंजाइम जो अच्छे से वर्क नहीं कर पाते हैं, है ना, उतनी स्पीड से वर्क नहीं कर पाते जो मैच्योरिटी के टाइम पे करते थे। अब लास्ट फेज जो है वो क्या है, दैट इज फॉर डेथ। डेथ जो है क्या है, जब मेटाबॉलिज्म रिएक्शन जो है वो सीज हो जाए, मेटाबॉलिक रिएक्शन जितनी भी हैं वो सीज हो जाए, काम करना बंद कर दे, एंजाइम्स वर्क करना बंद कर दे, इनएक्टिवेट हो जाए, है ना, बिल्कुल ही ख़त्म, मतलब अपनी रिएक्शंस स्टॉप कर दे बॉडी के अंदर, उस टाइम पे क्या होती है, डेथ होती है, दैट इज डेथ। सेनेसेंस फाइनली लीड्स टू डेथ। सेनेसेंस के बाद जब फेज आता है वो क्या होता है, डेथ, ये लास्ट फेज होता है। अब हम बात करेंगे एनसीईआरटी के अंदर कुछ डायग्राम्स दे रखे हैं जिनके नीचे लाइफ स्पान जो मेंशन कर रखी है, वो लाइफ स्पान हम देखेंगे। देखो लाइफ स्पान एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है, पॉइंट ऑफ व्यू जो नीट के पर्पज़ से, है ना। नीट जो है, नीट के अंदर भी कई बार पूछ लिया जाता है, लाइफ स्पान से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, किसी ऑर्गेनिज्म की, पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की जो एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है, एनसीईआरटी से बाहर नहीं आएगा, एनसीईआरटी के अंदर जो मेंशन है लाइफ स्पान, वहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम लाइफ स्पान कुछ ऑर्गेनिज्म की जो कि एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है। आपने ये डायग्राम एनसीईआरटी बुक के अंदर देख ही लिया होगा, ठीक है ना। उसमें कुछ ऑर्गेनिज्म मेंशन कर रखे हैं, कौन से, एलिफेंट है, रोज है ना, डॉग है, बटरफ्लाई है, क्रो, बनाना ट्री, काऊ, पैरट, ठीक है ना। अब कुछ ऑर्गेनिज्म की जो है लाइफ स्पान इसमें नहीं दे रखी है, डॉग, एलिफेंट, रोज, बनाना ट्री, काऊ, ठीक है, हॉर्स, फ्रूट फ्लाई, राइस प्लांट। तो इनकी जो लाइफ स्पान है क्या होगी, आप ये वीडियो पॉज करिए और सोचिए, एनसीईआरटी की बुक में देखिए। बटरफ्लाई की दे रखी है 1 to 2 वीक्स, क्रो 15 ईयर्स, पैरट 140 ईयर्स, क्रोकोडाइल 60 ईयर्स और टोर्टोइज 100 to 150 ईयर्स, ठीक है। चलो और बाकी ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्पान भी हम देख लेते हैं। देखो राइस प्लांट,
राइस प्लांट के कितनी है 4 मंथ। काओ काओ के कितनी है 25 ईयर्स। डॉग 25 ईयर्स। बनाना ट्री 25 ईयर्स। फ्रूट फ्लाई 1 मंथ। यहाँ पे आता है ट्विस्ट, फ्रूट फ्लाई पे आता है ट्विस्ट। आप देखोगे जो फ्रूट फ्लाई है, आप पता है फ्रूट फ्लाई पे बहुत ही ज़्यादा एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं। तो एनसीईआरटी में इसकी जो है, जब आप आगे पढ़ोगे ना एनसीईआरटी को, तो उसमें 1 वीक दे रखी है। कितनी दे रखी है 1 वीक, है ना। अब कई बार अगर आप एनसीईआरटी खोल के बैठे हो और मान के चलो आप कभी एनसीईआरटी पढ़ो, ये चैप्टर ज़रूर पढ़ोगे अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो, है ना। एनसीईआरटी बिल्कुल पढ़ोगे आप, और अच्छे से पढ़ोगे, कंसर्न करके पढ़ोगे। तो आपने सोचा कि इसमें तो 1 वीक दे रखी है, और जो मैंने वीडियो में बताई है वो कितनी है 1 मंथ, ठीक है। तो लास्ट ईयर ये एक स्टूडेंट से मेरे से बोला था स्कूल में कि सर ना एनसीईआरटी में तो 1 वीक है, हम नहीं मानेंगे आपकी बात। एक्चुअल में होता क्या है, अगर आप नेट पे भी सर्च करोगे तो भी 1 मंथ मिलेगी, ठीक है ना। एक्चुअल में होता क्या है, जो एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है वो नेचुरली है, जो नेचुरल लाइफ स्पान है। और जो ये 1 मंथ है ना, ये एक्चुअली लेबोरेटरी कंडीशन की लाइफ स्पान है। अब कोई साइंटिस्ट इस पे वर्क करेगा, एक्सपेरिमेंट करेगा, तो उसको ज़िंदा रखने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो उसको खाना दिया जाता है अलग से, जो नेचर में जो मिलता है वो तो देते हैं, लेकिन अलग से भी दिया जाता है जिससे वो ज़्यादा दिन तक सर्वाइव कर सके। इस वजह से लेबोरेटरी कंडीशन में फ्रूट फ्लाई की जो लाइफ स्पान होती है वो कितनी होती है 1 मंथ होती है, याद रखना हमेशा। और हाँ, एक और चीज़, नीट के अंदर अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको 1 वीक करनी है या फिर 1 मंथ करनी है। पहला तो ऑप्शन में देखना कि 1 मंथ है या फिर 1 वीक है। अगर इन दोनों में से एक है, 1 वीक नहीं है ना, और मंथ दे रखा है, तो आप आसानी से वहाँ पे क्लिक कर दोगे। लेकिन अगर 1 मंथ नहीं है और 1 वीक है तो भी आप आसानी से कर दोगे। लेकिन दोनों ही ऑप्शन में अगर आ जाएं तो आप क्या करोगे, तो आप वीक पे क्लिक करना, जो कि एनसीईआरटी में मेंशन है, क्योंकि हम एनसीईआरटी को ज़्यादा बढ़ावा देंगे। एनसीईआरटी सबसे पहले हमारे लिए। एनसीईआरटी में अगर कोई मिस्टेक है, हालांकि बहुत सारी मिस्टेक्स हैं एनसीईआरटी के अंदर, 25% जो मिस्टेक है एनसीईआरटी के अंदर, तो इसमें क्या है कि अगर हमें मिस्टेक भी आती है ना पेपर में कि ये चीज़ तो गलत थी एनसीईआरटी में और वही चीज़ मेंशन कर रखी, तो वो मिस्टेक पे ही टिक करना है आपको। ये नहीं कि सही चीज़ जो आपने नेट से पढ़ी होगी वो, ठीक है, सही के बारे में आप जानो, लेकिन आंसर पे कौन से पे टिक करना है, जो एनसीईआरटी में दिया होगा वही आंसर पे टिक करना है आपको। ये चीज़ आप बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना, ठीक है, माइंड में फिट कर लेना। अगर कोई एनसीईआरटी को बहुत ज़्यादा डीपली से पढ़ता है और उसको एक्सटर्नल नॉलेज भी है, एनसीईआरटी के अलावा भी नॉलेज है, जो एनसीईआरटी के साथ नेट पे कोचिंग्स के जो मॉड्यूल्स होते हैं उन पे, है ना, फोकस करता है, तो उस स्टूडेंट के लिए थोड़ी सी कंफ्यूजिंग वाली बात हो जाती है। तो वो बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, जो एनसीईआरटी में मेंशन है उसी पे टिक करे, ठीक है ना, और कोई ऑप्शन पे टिक ना करे। मे फ्लाई है 1 डे, हॉर्स 50 ईयर्स एंड बनियान ट्री जो है 200 to 300 ईयर्स, ठीक है। ये एनसीईआरटी के कुछ एग्जांपल्स थे जो लाइफ स्पान में दे रखे हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं पर्पज क्या है रिप्रोडक्शन का, रिप्रोडक्शन हो क्यों रहा है एक्चुअल में, ठीक है ना। सबसे पहला पॉइंट है कॉन्टिन्यूटी के लिए। देखो कॉन्टिन्यूटी मैंने जो है बताया था आपको, क्या होता है कॉन्टिन्यूटी। दूसरा वर्ड कौन सा था, दैट इज़ परपेचुएशन। याद रखना, परपेचुएशन का मतलब होता है कॉन्टिन्यूटी, ठीक है। अब इसमें क्या दे रखा है, कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीसीज, कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीसीज, ठीक है। मीन्स रिप्रोडक्शन क्या करता है, मेंटेन करता है स्पीसीज को कॉन्टिन्यूसली चलाने में, आगे तक बढ़ाने में, अपने वंश को आगे तक बढ़ाने में, उसकी जो प्रजाति है उसको आगे बढ़ाने में रिप्रोडक्शन हेल्प करता है। रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो एक टाइम पे वो स्टॉप हो जाएगी, उनकी लाइफ स्पान कंप्लीट हो जाएगी, वो ऑर्गेनिज्म मर जाएगा, और फिर उनकी कोई ऑफस्प्रिंग नहीं होगी तो अर्थ पे कोई बचेगा ही नहीं,
है कि नहीं है? कोई स्पीसीज ही सर्वाइव नहीं करेगी, एग्जिस्ट नहीं करेगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगी। तभी तो मैंने बोला था स्टार्टिंग में, अगर बहुत ही ज़्यादा स्लो रेट है रिप्रोडक्शन का, बहुत ज़्यादा, जो अपनी लाइफ में 1-2 बार ही रिप्रोडक्शन कर रहा है, तो उसकी जो स्पीसीज है वो एक्सटिंक्ट हो जाती है। ठीक है, क्योंकि रिप्रोडक्शन जो है स्लो तो होना चाहिए, बट इतना भी नहीं कि जो 1-2 बार ही लाइफ में रिप्रोड्यूस कर रहा है, तो उसकी जनरेशन ही नहीं रहेगी, कुछ उस स्पीसीज में ऑर्गेनिज्म ही नहीं रहेंगे, तो फिर कंटिन्यूटी कैसे होगी स्पीसीज की, है ना? तो रिप्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी कॉन्टिन्यूएशन, स्पीसीज की कॉन्टिन्यूएशन के लिए, परपेचुएशन के लिए। सेकंड पॉइंट आता है पॉपुलेशन ऑर्गेनाइजेशन। रिप्रोडक्शन मेंटेन्स पॉपुलेशन ऑफ यंग एंड एज पर्सन। रिप्रोडक्शन मेंटेन करता है यंग और एज पर्सन की पॉपुलेशन को। देखो एक एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको जापान का। जापान में रिप्रोडक्शन रेट स्लो होता है, रिप्रोडक्शन रेट जो बहुत कम है। पता है क्यों? क्योंकि वहाँ पे एज्ड पर्सन ज़्यादा है, जो रिप्रोडक्शन जो है पोस्ट रिप्रोडक्शन वहाँ पे होता है। पोस्ट रिप्रोडक्शन की वजह से क्या है, वहाँ का जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम है। ठीक है ना, मतलब रिप्रोडक्शन रेट भी बहुत कम है, समझ रहे हो ना आप? पोस्ट रिप्रोडक्शन वहाँ पे किया जाता है, तो इस वजह से पोस्ट रिप्रोडक्शन की वजह से वहाँ की पॉपुलेशन भी कम है और जो पॉपुलेशन रेट है वो भी कम है। ठीक है ना, तो याद रखना है इस एग्जांपल से। तो पॉपुलेशन को भी ऑर्गेनाइज करता है, मेंटेन करके रखता है कौन? रिप्रोडक्शन। सेकंड बात आती है, थर्ड बात वेरिएशन की। वेरिएशन कब आएगी? रिप्रोडक्शन 2 टाइप का होता है ना, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। वेरिएशन कौन से रिप्रोडक्शन में आएगी? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, क्योंकि वहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होती है ना? जब दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जब रिप्रोड्यूस करते हैं, दैट इज मेल एंड फीमेल, जो उनके गैमेट्स होते हैं, वे फ्यूज होते हैं, जाइगोट की फॉर्म करते हैं। ठीक है ना, तो उसमें क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर भी होती है। जब सेल डिवाइड करती है तो क्रॉसिंग ओवर होती है। क्रॉसिंग ओवर से, रिकॉम्बिनेशन से क्या होता है, जो मेल और फीमेल के जो करैक्टर हैं वो मिक्स हो जाते हैं। ठीक है ना, अब मान के चलो जैसे एक ऑर्गेनिज्म है, एक एक्स आया मेल से, एक एक्स आया फीमेल से, गैमेट्स की बात कर रहे हैं, और ये दोनों हो गए फ्यूज। एक एक्स मेल का था तो उसके करैक्टर उसके अंदर थे, एक एक्स फीमेल का था तो उस एक्स में फीमेल के करैक्टर थे। अब उनसे बन गई एक गर्ल, तो गर्ल जो आएगी, जो ऑफस्प्रिंग उनकी होगी, वो क्या, उसके अंदर दोनों के करैक्टर होंगे, और वो मतलब कि थोड़ी वो मैच होगी। कुछ पार्ट उसका उसकी मदर से रिलेट करेगा, कुछ उसके फादर से रिलेट करेगा, है ना? और कुछ वेरिएशंस भी आएंगे जो एनवायरनमेंट की वजह से आती है। ठीक है ना, क्रॉसिंग ओवर की वजह से आती है, रिकॉम्बिनेशन की वजह से आती है। हम जेनेटिक्स के अंदर ये सारी बातें जो डीपली स्टडी करेंगे। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन जो है वेरिएशंस का भी एक कारण बनता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन इंट्रोड्यूस वेरिएशन इन द ऑर्गेनिज्म। यूजफुल वेरिएशन आर एसेंशियल फॉर एडेप्टेशंस एंड इवोल्यूशन। देखो रिप्रोडक्शन जो है, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो वेरिएशन तो होंगी ही होंगी, ऑब्वियसली ये तो नॉर्मल सी बात है कि इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, वेरिएशन होंगी। दो पेरेंट्स मतलब डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जब इंटरकोर्स करेंगे, उनके जो गैमेट से फ्यूज होंगे, उनसे जो जाइगोट बनेगा, जो ऑफस्प्रिंग उनसे जो प्रोड्यूस होगी, वो उनके अंदर वो वेरिएशन आएगी, दोनों के करैक्टर उसमें मौजूद होंगे। ठीक है, दूसरी बात, अगर वेरिएशन यूजफुल है ना, वेरिएशन यूजफुल है, तो वो किसके लिए ज़रूरी होता है? एडेप्टेशन के लिए और एवोल्यूशन के लिए। देखो मैंने कल ही एडेप्टेशन और एक्लिमाइजेशन पे एक वीडियो अपलोड किया है इकोलॉजी के अंदर, वहाँ से आप एडेप्टेशन को अच्छे से मीनिंग समझ सकते हो कि एडेप्टेशन का मतलब क्या होता है एक्चुअल में। ठीक है, एडेप्टेशन जब जेनेटिकली कोई ऑर्गेनिज्म, जैसे मान चलो उसका हैबिटेट जहाँ पे वो रह रहा है वो चेंज हो जाए, है ना, चेंज होने की वजह से वो उस जगह पे एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो उसको वो क्या करेगा, वो कुछ ना कुछ अपनी बॉडी के अंदर एडेप्ट कर लेगा, और वो जो एडेप्टेशन होंगे, जो उसकी बॉडी में चेंजेज आएंगे, वो उसकी जेनेटिक लेवल पे आएंगे, और जेनेटिक लेवल पे आएंगे तो उसके ऑफस्प्रिंग में भी वो ट्रांसफ़र होंगे। तो यहाँ पे हम ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे एडेप्टेशन के बारे में, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो अपलोड कर दिया, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। जो यूजफुल वेरिएशन होगी वो एडेप्टेशन और इवोल्यूशन के
ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होगी। नेचुरल सिलेक्शन जो है यूजफुल वेरिएशन को चूज करेगा, ना कि अनयूजफुल वेरिएशन जो है उनको चूज करेगा। ठीक है, तो नेचुरल सिलेक्शन के बारे में भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे आगे चल के। फोर्थ पॉइंट क्या है पर्पज ऑफ रिप्रोडक्शन का? लाइफ एग्जिस्ट ऑन अर्थ ड्यू टू रिप्रोडक्शन। ये आप सभी को पता है, इसको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो कोई ऑफस्प्रिंग नहीं आएगी, ऑफस्प्रिंग नहीं आएगी तो जब तक उसकी लाइफ स्पान होगी तब तक वो सर्वाइव करेगा अर्थ पे, और जैसे ही उसकी लाइफ स्पान कंप्लीट हो जाएगी वैसे ही वो स्पीसीज भी कंप्लीट हो जाएगी, आई मीन एक्सटिंक्ट हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये था पर्पज ऑफ रिप्रोडक्शन। इस वीडियो में इतना ही करेंगे आज हम। नेक्स्ट वीडियो में हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे, अच्छे से देखेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, कई बार मतलब हर बार लगभग एक क्वेश्चन तो ज़रूर आता है, हर साल क्वेश्चन आता है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन का मतलब हर साल क्वेश्चन आ रहा है, और हर साल जिस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है तो उस टॉपिक को छोड़ना कोई अच्छी बात तो नहीं रहेगी। इसलिए क्या है, हम धीरे धीरे करके अच्छे से सिंपल वे में जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस हैं उनको सिंपल तरीके से पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, किस जगह से आ रहे हैं, किस पॉइंट से आ रहे हैं और किस तरीके से आ रहे हैं। ठीक है ना, ये हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी दबा देना। और कल से मैं 7 AM बिल्कुल जो सुबह अर्ली मॉर्निंग में 7 AM पे एक वीडियो अपलोड करूँगा, जो कि रिप्रोडक्शन से, एक वीडियो रिप्रोडक्शन की होगी, एक वीडियो इकोलॉजी की होगी। ठीक है, आप दोनों यूनिट चाहे कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, और डेली 7 बजे। ठीक है, याद रखना। तो आज का लेक्चर हमारा इतना ही है। अगर आपको कोई डाउट आता है किसी भी पॉइंट से रिलेटेड इस रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर के अंदर जो हमने अब तक पढ़ लिया है, आई थिंक मुझे लगता है कि नहीं आया होगा, बट आया भी होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और अपना डाउट मुझे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।